हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा या आधा पढ़े हो या चैप्टर समझ में नहीं आया है तो वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट चैप्टर समझेंगे और इसके बाद तुम्हारे एक भी डाउट नहीं बचेंगे। ये तुम्हारे विकास भैया गारंटी है। तो चलो एक एक करके यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, पूरी वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आता है धातु, क्योंकि चैप्टर का नाम ये धातु एवं अधातु। तो हम धातु से शुरू करते हैं कि भाई ये धातु क्या होती हैं। तो धातु ऐसे समझना कि भाई धातुएं अमीर होती हैं और अधातुएं गरीब होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पैसे के रूप में इनके पास होता है। तो जो धातुएं होती हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ये अपने बाहरी कोष से, बाहरी वाले जेब से इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं और बाहरी कोष में अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो आप सिंपल सा समझना कि ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धन आयन बनाने का गुण रखते हैं, वही धातुएं होती हैं। अब धातुओं में आपको पता होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और कॉपर, है ना, ये सारे धातुएं होती हैं। तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो जो सोडियम होता है, अगर आप इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे तो वो होता है 11। तो 11 परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2, 8 और 1 आएगा, मतलब इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके 3 कक्षक हैं। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल सा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अब ये क्या करेगा, त्याग देगा, और जो अधातु है वो कोई ग्रहण कर लेगी। तो यहाँ पर अधातु का मतलब अब समझो कि भाई नॉन मेटल क्या होती हैं, ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं बाहरी कोष में, ठीक है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव ही होता है, इसीलिए इसको ऋण आयन बोला जाता है। जिसमें ये ज़्यादा हो जाएगा वही चीज़ ऋण आयन हो जाएगी, है ना, ऋणात्मक हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है। अधातुओं का उदाहरण है भैया, जो ऑक्सीजन होती है वो भी अधातु होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, और ब्रोमीन और सल्फर। आप देख सकते हो ये सारी अधातु हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ। जो आपका क्लोरीन होती है इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2, 8, है ना, 8, 2, 10 और 7। मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे जो आपका बनता है यानी ACl बनता है, वो इसीलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 दे देता है और ये क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो अगर इसको 2, 8, 8 बनाना है, 2, 8, 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज जो है उधार लेना पड़ेगा। तो Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8। इसी तरीके से अगर इसको केवल 2 और 8 बनाना है, अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सोडियम को यानी A+ बनना पड़ेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। इसी तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं। आगे यहाँ पर आपका है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ये क्या है भैया, ये सारी की सारी धातुएं हैं, इनको भी नाम दिया गया है, ये धातुएं हैं, ये सारी की सारी धातुएं हैं, ठीक है। और इधर जो होती हैं ये अधातुएं होती हैं, कुछ इसमें धातुएं भी हैं, कुछ उपधातुएं हैं, और ये भी धातुएं हैं। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इस कलर की जो पाई गई हैं इनको बोला जाता है एल्काली मेटल। ये वाली जो है एल्काली मेटल हैं और ये वाली एल्काली अर्थ मेटल हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये वाले कलर से जो हैं ये क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप समझो, ठीक है। और परमाणु क्रमांक इसका याद कर लो, 1 से कम 20 तक 30 तक याद कर लो, और इसके प्रतीक याद कर लो, ठीक है, जल्दी से याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं भैया, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अवस्था देखते हैं। भौतिक गुणधर्म में आता है सबसे पहले अवस्था, यानी स्टेट क्या होती है। तो धातु समानता जो होते हैं दोस्तों वो ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना आप देखोगे वो सारी की सारी क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये तो धातुएं जो होती हैं ठोस होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जो कि द्रव भी होती हैं। जैसे यहाँ पर मरकरी यानी पारा को छोड़कर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और चीज़ याद रख लेना, जो एक आपकी सोडियम होती है ये बहुत ही मुलायम होती है, पोटेशियम बहुत ही मुलायम होती है। इन्हें क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, चाकू इनको कट कर सकता है। उसके बाद आपका सबसे पहले कठोरता की बात करते हैं। तो सामान्यतः कठोर होते हैं, जैसे लोहा,
जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, मैंने अभी आपको बता भी दिया। उसके बाद चमक की बात करते हैं, तो चमक में दोस्तों जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी आदि। सोना चांदी लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि चमकदार होती हैं, दूर से दिख जाती है ना, बहुत चमकती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? प्रायः चमकदार होती हैं, लेकिन कुछ धातुओं को छोड़कर ये भी याद रख लेना, हर चीज़ नहीं पाया जाता है ना। तो उसके बाद आपका आता है आगे घनत्व एवं गलनांक। धातुओं के जो घनत्व एवं गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, मतलब बहुत ही हाई होते हैं। घनत्व मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स वो बहुत ही घने होते हैं, उसी को बोला जाता है घनत्व, ठीक है, डेंसिटी। तो यहाँ पर धातु जो होते हैं बहुत ही घनत्व वाले होते हैं और उच्च गलनांक के होते हैं। गलनांक उच्च का मतलब है जब आप उसको गलाओगे, मतलब ऊर्जा दोगे, ताप दोगे, आग लगाओगे, तो वो जल्दी नहीं गलेगा, है ना, गलेगा जल्दी नहीं, तो उसको बोला जाता है उच्च गलनांक। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना। उसके बाद है भैया पारदर्शिता। धातु पारदर्शी होते हैं। धातु क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। मैं कहेगा पारदर्शी लिखा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर तो जैसे लोहा, सोना, कॉपर, फिर वही एग्जाम्पल। तो धातुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी होती। देखो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग से देखो ना भाई, ठीक है। उसके बाद चालकता। धातुएं क्या होती हैं? समानता विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। तो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन पारा एवं सीसा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पारा और सीसा, जिसको आप बोलते हो Hg, और सीसा को बोलते हो Pb यानी पंबलम, ठीक है, सीसा, लेड। तो ये आप याद रख लेना। तो हमने देख लिया भाई धातुओं के भौतिक गुणधर्म, आप देख सकते हो। तो याद रखना अवस्था में क्या होता है? धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में केवल पारा पाई जाती है। कठोरता में बात करें तो धातुएं अधिक कठोर होती हैं, उच्च गलनांक वाली होती हैं। चमक, धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी चमकदार होती हैं। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। घनत्व एवं गलनांक, धातुएं अधिक घनत्व वाली और उच्च गलनांक की होती हैं। और यहाँ पर क्या है? पारदर्शिता, धातुएं अपारदर्शी होती हैं नहीं। और यहाँ पर चालकता की बात करें तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पर धातु के भौतिक गुणधर्म में आघातवर्ध्यता एक गुण है। आघातवर्ध्यता का मतलब क्या है? जब इसमें हथौड़ा मारा जाता है तो ये क्या है? पतली पतली चादर बन जाता है, ठीक है। तो हथौड़ा मारते हैं तो क्या है? चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी को बोलते हैं आघातवर्ध्यता। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि भैया लोहे की चादर, सोना, चांदी आदि, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद भैया तन्यता। तन्यता मतलब खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करना धातुओं को। जब हम उसको खींच लेते हैं, तार बना लेते हैं, तो उसको तन्यता बोलते हैं। जैसे ये वायर है, इसमें बहुत सारी तार अंदर से गई हुई हैं, तो ये तन्यता के गुण के कारण ही तो है। इसमें धातु ही तो है, कापर ही तो है इसके अंदर, है ना। कापर से ज़्यादातर तारें बनाई जाती है, क्योंकि कापर सस्ता होता है। चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए चांदी से ज़्यादा तार आप देखोगे नहीं बनाई जाती। और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें आप देखोगे तो कॉपर, उसमें एल्युमिनियम की वायर यूज की जाती है, क्योंकि वो सस्ता होता है और अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना। तो धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण जो होता है उसको बोलते हैं तन्यता। तो धातुएं अधिक तन्य होती हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम आदि, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल मैंने देख लो लिखा है, एक भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ध्वनि जो होती है दोस्तों, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातु से धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल सिंपल है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं धातुएं। उसके बाद आगे है अधातु के भौतिक गुणधर्म। हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ा, आप उसको लिख लेना नोट्स में। तो अब अधातु के भौतिक गुणधर्म में क्या है? अवस्था सबसे पहले। तो अवस्था में देखो क्या होता है भैया, अधातुएं जो होती हैं वो तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु सामान्यतः ताप पर ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दोस्तों पहला यहाँ पर गंधक ठोस अवस्था में पाया जाता है, भंगुर भी होता है। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, Br जिसको बोलते हैं, और ये गंधक का मतलब सल्फर। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है O, है ना, ये गैस अवस्था में पाई जाती है। तो देख सकते हो तीनों अवस्थाओं में धातु पाई जाती हैं। कठोरता की बात करें तो धातुएं भाई, कुछ धातुएं कठोर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती, भंगुर ही होती हैं। तो यहाँ पर क्या है? अधातु कठोर नहीं अपितु भंगुर होते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है भंगुर होते हैं, मतलब इनको थोड़ा सा हथौड़ा मारोगे तो ये बिखर जाएंगे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। भंगुर होते हैं, चपटेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, बल्कि बिखर जाते हैं, है ना। जैसे कोई मान लो मिट्टी का एक होता है छोटा सा डेला, ले लो, डेला हमारे यहाँ बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी इतना बड़ा मिट्टी का होगा, बना लो भेला, उसमें क्या करोगे? हथौड़ा मारोगे तो वो अचानक पूरा बिखर जाएगा, वो चपटेगा नहीं, टूटेगा, बिखर जाएगा। तो वो भंगुर उसको बोलते हैं।
चाहे रेत का बना लेना, है ना, बात एक ही है। तो ये होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर भैया कार्बन होता है यानी कोयला, आयोडीन, फास्फोरस, लेकिन हीरा सबसे कठोर होता है। ये देखो अपवाद मिल गया भैया, हीरा सबसे कठोर होता है, धातुओं से भी कठोर होता है, जो कि अधातुएं तो भैया कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है और कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हीरा जो है याद रख लेना बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ये अधातु होता है। एक ग्रेफाइट भी आपको पता होगा, अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है। तो हर जगह अपवाद आपको मिलेंगे एक दो, तो उनको याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद है आपकी चमक भैया। चमक में क्या होता है, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन को छोड़कर भैया, आयोडीन जो आपका होता है, आई होता है, ये बहुत चमकदार होता है। जैसे कार्बन भैया, कार्बन चमकदार नहीं होता, बिल्कुल करिया करिया काला काला होता है ना, गोरा तो होता नहीं है। और जो धातुएं होती हैं वो गोरी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व एवं गलनांक, तो अधातु के घनत्व एवं गलनांक निम्न यानी कम होते हैं। धातुओं में क्या था, उच्च होते थे घनत्व और गलनांक, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अधिक पास पास जुड़े होते हैं, अधिक अट्रैक्शन बल से जुड़े होते हैं, तो गलनांक अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। लेकिन अधातुओं में क्या है, गलनांक कम होता है, घनत्व कम होता है। घनत्व कम होगा तो गलनांक कम ही होगा, ये आप याद रख लेना। अगर घनत्व बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा। पारदर्शिता में बात करें तो कुछ अधातु पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी, तो कुछ पारभासी होते हैं। अब इसका मतलब कुछ मतलब प्रकाश आर पार चला जाता है, कुछ में नहीं जा पाता, अपारदर्शी भी होते हैं, और कुछ पारभासी भी होते हैं। पारभासी मतलब थोड़ा सा प्रकाश इस पार से उस पार जा पाता है। जैसे हीरा आपका हो गया, पूरा अपारदर्शी होता है ना, उसमें प्रकाश पूरा गोल मटल कर रह जाता है। इस तरीके से चालकता की बात करें तो सभी अधातु ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। याद रख लेना, मैंने बता भी दिया। लेकिन पारा एवं सीसा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। पारा और सीसा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और जो आपकी पारा होती है आपको पता होगा द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा तो यहाँ पर अधातु है नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये तो धातु में काउंट होती है, सीसा भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है जो पारा होती है धातु होते हुए भी क्या है, ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, सीसा भी। आगे बढ़ें। आगे है अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है भैया। भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले एक है आपका आघातवर्धता। आघातवर्धता बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बताया धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, मतलब उनको हथौड़ा मारने पर वो चपट कर चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ये भंगुर होती हैं अधातु जो होती हैं, तो ये उसमें परिवर्तित नहीं हो जाती, धातुएं हो जाती हैं। तो अधातु जो है आघातवर्ध नहीं होती हैं, अतः पतली चादर नहीं बना सकते। जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनमें आप हथौड़ा मारोगे तो ये बिखर जाएंगी, है ना। तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद है आपकी तन्यता। तन्यता में क्या है भाई, तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण। जो धातुएं होती हैं उनको तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं उनको तार के रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते, खींच कर हम तार नहीं बना सकते। जो हमारी वायर होती है इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो हम सब नहीं बना सकते। क्या ग्रेफाइट से तार बनाया जा सकता है क्या, हाँ, लकड़ी के अंदर भर भर के बनाई जा सकती है, लेकिन तार उससे सोचो कि जैसे कॉपर की जैसे तार बना दो तो पॉसिबल नहीं है। और कभी पेंसिल को अपने बोर्ड में मत ऐसे घुसाना, नहीं तो करंट लग जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक होता है। जो आपकी पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये है, तो तन्यता नहीं होती भाई। अधातु जो है पतली तार नहीं बनाई जा सकती, यानी तन्य नहीं होती हैं, ठीक है। ध्वनि, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन आप वहीं पर ले लो हीरा, भाई हीरा को फेंक ना दो, टकरा दो किसी से, भाई वो तो आवाज़ उत्पन्न करेगा। लेकिन एक आध अपवाद छोड़कर बात की जाती है यहाँ पर। आगे है आपका धातु के रासायनिक गुणधर्म। देखो हमने अधातु के भौतिक गुणधर्म देखे और धातु के भौतिक गुणधर्म देखे, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है भैया धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। कोई भी धातु होगी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और धातु ऑक्साइड बनाएगी। ये है रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। जैसे कोई भी मान लो धातु है और यहाँ पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम।
सोडियम दोस्तों जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर बना लेगा Na2O, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड बना लिया। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए आप 2 यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कितना लगा दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2 ऑक्सीजन और 4 सोडियम, इस तरीके से। उसके बाद है आपका, मैं संतुलित नहीं करूँगा, पोटेशियम आप ले लो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मुझे बताना जल्दी से क्या होगा। बिल्कुल सेम अभिक्रिया बनेगी K2O, ठीक है। उसके बाद आप कापर ले लो, कापर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दो तो आपकी कापर ऑक्साइड जो होता है आपको पता होगा। उसके बाद और बहुत सारी अभिक्रियाएं आप करवा सकते हो, ठीक है। मैग्नीशियम की करवा दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है Mg+O = MgO M2, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़े। आगे है धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। देखो बहुत सारी धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड ही बनाएं, अलग अलग तरीके से अभिक्रिया कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखो, सोडियम तथा पोटेशियम अधिक सक्रिय यानी क्रियाशील धातु यानी अधिक ताकतवर धातु हैं। इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर इनमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। देखो अलग अलग तरीके से, मतलब है कोई बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती है हवा से, कोई धीमी करती है, लेकिन बनाती सभी ऑक्साइड ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये बहुत क्रियाशील होती हैं, बहुत लड़ाकू होती हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इसमें रहती ही रहती है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई वो क्या करती हैं, लड़ाकू होने के कारण क्या करती हैं कि ये भैया बहुत जल्दी अभिक्रिया करती हैं वायु से, इसलिए इसको केरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं। अब आप बोलोगे मिट्टी के तेल में भैया आग नहीं लग जाएगी, तब यहीं पर तो भाई यही तो जादू है साइंस का कि मिट्टी के तेल में अगर माचिस लगाओगे तो आग लग जाएगी, लेकिन सोडियम डुबो कर रखोगे तो आग नहीं लगेगी, लेकिन पानी में भैया आग लग जाएगी। हो रहा है ना जस्ट अपोजिट। तो ये है। उसके बाद आपका है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन तथा पीबी मतलब लेड, सीसा, ठीक है, पम्बलम। ये सभी धातुएं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं और इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसमें भी चढ़ती है जब वायु में खुला छोड़ देंगे, और इसमें भी चढ़ती है, लेकिन धीमी अभिक्रिया करती है। ये मतलब बहुत तेज अभिक्रिया करती है, ठीक है, तेज, और ये क्या करती हैं, धीमी अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। उसके बाद भैया कापर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। कापर भी अभिक्रिया करता है लेकिन बहुत ही धीमी, ठीक है, जो जितना कम अभिक्रियाशील होगा उतना ही धीमी अभिक्रिया करेगा। उसके बाद लोहा को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। देख रहे हो भाई, लोहा जो होता है वो कोई अभिक्रिया नहीं करता है वायु की उपस्थिति में, लेकिन लौह चूर्ण को गर्म करने पर यह तेजी से जलने लगता है। देख लो, अब यहाँ पर जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है भैया, ऑक्सीजन की परत ही उसमें चढ़ जाती है, लेकिन नमी होती है, वाष्प से अभिक्रिया करता है लोहा ज़्यादातर, ठीक है, ये पता होगा, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद है भैया यहाँ पर है आपका Au यानी सोना और चांदी वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करती। चांदी थोड़ा बहुत कर लेती है यानी सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है, लेकिन सोना बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। इसीलिए इनको लोग खरीदते हैं, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती हैं, चाहे जहाँ फेंक दो चाहे जहाँ गाड़ दो, पड़ी रहेंगी वैसी की वैसी रहेंगी। तो भाई ये लड़ाकू नहीं होती, मतलब बहुत ही शांत होती हैं। तो आप भी भाई सोना और चांदी बनो। अगर सोना चांदी बनना है तो बहुत ही शांत रहना पड़ेगा। जैसे सोना और चांदी देखो बिल्कुल शांत रहती है ना, और बहुत ही इनकी कीमत होती है, बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। तो अगर तुम्हें भी अपनी वैल्यू बढ़ाना है ना तो बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। शांत रह करके पढ़ाई करो, बिल्कुल एक रूम में पढ़ाई करो और बिल्कुल आग लगा दो। किसी को पता ना चले कि भाई ये घर में कर क्या रहा है, आखिर किसी को पता ना रहे कि ये पढ़ भी रहा है, किसी को पता ना रहे कि ये कर क्या रहा है, रूह को भी पता ना रहे तुम्हारे, ठीक है। इस तरीके से भाई अपने आप को सफल बनाओ। तो ज़्यादा मतलब बकैती मारने वाले मत बनो, ठीक है, कि नहीं बकैती ही मारते रह जाओगे। ज़्यादा बताओ इधर उधर कि मैं ये किया वो किया, ये करता हूँ वो करता हूँ, कुछ नहीं बताना किसी से। बिल्कुल शांत रह करके सफलता पानी है। जिसकी तैयारी करो शांति से करो, जब उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाए वैसे भी दुनिया फिर भाई जलने लगेगी और उनको पता चल जाएगा। तो ये है, तो भाई बिल्कुल सोना और चांदी की तरह शांत बनो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई ये कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, पूछ लेता है कभी कभी। उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिखो, एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे। और एग्जाम्पल ही आ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें से कौन सा है ना, विकल्प में बताना पड़ेगा। तो उभयधर्मी का मतलब है, उभय का मतलब होता है दो। उभयचर आपको पता होगा, मेढक जो होता है उभयचर होता है। उभयचर मतलब भैया दो जगह वो चरता है, दो जगह खाना खा लेता है, एक तो पानी में भी रहता है, एक ज़मीन में भी चलता है रहता है, तो मतलब उसको बोला जाता है उभयचर, ठीक है, जो दो वातावरण में रह सकता है। तो
तो इसी तरीके से उभयधर्मी का मतलब है दोगली। क्या है भैया? दोगली। दोगली का मतलब क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है, याद रख लेना दोगली। इसमें क्या होता है, ये धातु और अधातु दोनों से सेम अभिक्रिया कर लेती हैं, समझ रहे हो। जैसे वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण एवं जल बनाते हैं। देख रहे हो भाई, ये दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। धातुएं, कुछ धातुएं अम्ल से बस अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं क्षारक बस से करती हैं, कुछ अधातुएं क्षारक से करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, जो उभयधर्मी ऑक्साइड ये दोनों से अभिक्रिया कर लेती है, अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या करती हैं भाई, लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, आप लोग याद कर लेना। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3, और जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा ZnO। फार्मूला बनाना सीख लो, ठीक है। आगे ये देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड है भाई, ये अम्ल से अभिक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाया। इसी तरीके से एल्युमिनियम जो है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया की। ये क्या है भाई, ये क्षारक है, ठीक है, ये क्षारक है एक प्रकार का। तो यहाँ पर देखो ये भी बनाया सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना लिया, लवण है ये, ठीक है, ये भी लवण बोला जाता है और ये भी लवण ही है और ये जल ही है। उसके बाद जिंक भी इसी तरीके से अभिक्रिया कर रहा है, देख रहे हो दोनों तरीके से। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनाया, जल बनाया, और यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाया और यहाँ पर जल बनाया। बिल्कुल सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया सबसे पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, धातु के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो धातु मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं, जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद धातु जो सक्रिय होती हैं वो जल से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ऑक्साइड ना बना करके वो सीधे धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना लेती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अब इसका मतलब क्या है भैया, जैसे मध्यम अभिक्रियाशील में आप ले लोगे तो कापर जो होता है मध्यम अभिक्रियाशील होता है, जल से अभिक्रिया इसकी करवाओगे तो ये क्या करेगा, कापर ऑक्साइड और H2 गैस बनाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप लोग क्या करोगे, जल से अभिक्रिया करवा दोगे, यहाँ पर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम बताओ, सोडियम है, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होता है, जल से अभिक्रिया करवा दोगे तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली बना लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकालेगा। देख रहे हो डायरेक्टली यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कोई ऑक्साइड नहीं बन रहा है। इसी तरीके से पोटेशियम की अभिक्रिया कमेंट करना नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आयरन मध्यम अभिक्रियाशील है, जल से अभिक्रिया किया, आयरन ऑक्साइड बनाया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ये दोनों अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं। तो सक्रिय होने के कारण क्या है भैया, ये डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, देख लो। इसी तरीके से कैल्शियम भी बहुत सक्रिय होता है, जल से अभिक्रिया करके डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे है आपका यहाँ पर अलग अलग धातु की जल से अभिक्रिया। जो अलग अलग धातु हैं जल से किस तरीके से अभिक्रिया करती हैं। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। जो आपकी सोडियम होती है, पोटेशियम और कैल्शियम, ये बहुत ही सक्रिय होती है ना, ये बहुत ही लड़ाकू होती हैं, लड़ाकू विमान होते हैं भाई, ये बिल्कुल मिसाइल बम। ये क्या करते हैं कि भाई ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। एल्युमिनियम जिंक और Fe भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, मतलब ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते। मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम सक्रिय होता है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, बहुत ही कम लड़ाकू होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कापर, Hg, Au, Ag और प्लेटिनम। देखो कापर है, ये आपकी मरकरी है, ये आपका सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये तीनों मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। पहली बात, सोना, चांदी, प्लेटिनम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कापर और मरकरी भी नहीं करती हैं जल के साथ अभिक्रिया। ये कापर थोड़ा बहुत कभी कभी कर भी लेता है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर भैया जो आपकी मरकरी होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये कभी नहीं करती। इसीलिए इनकी भाई वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये शांत रहती हैं, जल्दी लड़ती नहीं है किसी से, ठीक है। तो आप भी मत लड़ा करो। उसके बाद है आपका यहाँ पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया के दौरान जल में ऊपर तैरने लगते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाते हैं। तो भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब जल में डालते हैं और अभिक्रिया करते हैं तो ये ऊपर तैरने लगते हैं, लेकिन बनाते तो ऑक्साइड ही हैं, सिंपल है ना, हाइड्रोजन गैस निकाल के। धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं, तो ये समझ में आ गया ना, ठीक है। तो धातु के रासायनिक गुणधर्म में और एक है कि धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया।
देखो रासायनिक गुणधर्म तो हम पढ़ रहे हैं, बहुत दूर से पढ़ते आ रहे हैं। तो धातु की तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ पर देखो ना कि भाई एक ये धातु यानी सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, यहाँ पर ये बना लिया आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड, और ये आपकी है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से भैया जो आयरन है ये भी HCl से अभिक्रिया किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये है आपका लोहा यानी आयरन। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो आयरन क्लोराइड बनाया और यहाँ पर H2 बना लिया। देख रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से आप जल्दी से पोटेशियम की भी अभिक्रिया करवा सकते हो। ठीक है, HCl से, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, 2KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बना लेगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है और धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया धातु करती है तो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हो रही थी। ये क्या है, इसका फार्मूला याद कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद कर लेना। तो कितने मिनट हो गए भैया, 26 मिनट। चलो अभी और तो ये कर लेना, उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, देख सकते हो, धातु के रासायनिक गुणधर्म में धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया देख ली, क्या बनता है भैया, लवण, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती थी। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या होगा, देखो धातु की अभिक्रिया जब HNO3 यानी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती थी HCl के साथ, लेकिन HNO3 के साथ जब अभिक्रिया धातु की होगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब ऑक्सीजन को सोखने वाला ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, यानी H2O बना लेता है, और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी N2O, NO और NO2 में अपचयित हो जाता है। N2O मतलब नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ये है आपका कापर। जब ये HNO3 सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया किया तो देखो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कापर नाइट्रेट बन रहा है। ये क्या है आपका, कापर नाइट्रेट। ठीक है, कापर नाइट्रेट है, और यहाँ पर ये है जल, और यहाँ पर ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया, H2 गैस कहाँ गई, है ही नहीं है। क्यों, क्योंकि H2 गैस को यहाँ पर इसने कन्वर्ट कर दिया H2O में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है आपका आगे, धातु की अन्य धात्विक लवणों से अभिक्रिया। धातु कोई A होगी, धात्विक लवण कोई B होगा, तो यहाँ पर धात्विक लवण A प्लस धातु B प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एकदम सिंपल से समझो कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया धातुएं दर्शाती हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। चैप्टर नंबर आपने 1 में पढ़ा होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब धातुओं को कोई लवण विस्थापित कर देता है। तो ये यहाँ पर यही है, देखो आयरन है आपका, और ये है आपका कापर सल्फेट। ठीक है, सल्फेट, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या बना रहा है, ये देखो, ये जो है इस भाई क्या हो रहा है, ये जो है इससे अभिक्रिया कर लेता है और इसको यहाँ पर दूर भगा दे रहा है ना। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपकी क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, विस्थापित कर देता है, विस्थापन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो विस्थापन ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये देखो, तो या आप लोग याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी आप ले सकते हो कोई, बस कम क्रियाशील हो, इसी के अपोजिट कर दो। क्या यहाँ पर ये हो सकता है कभी कि भाई हम FeSO4 की अभिक्रिया जो है कापर के साथ करवा दें, तो क्या पॉसिबल है कि भाई कापर सल्फेट बना ले और Fe को बाहर कर दे फिर से दोबारा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया जो कापर है ये कम ताकतवर है आयरन से, कम क्रियाशील है आयरन से। लेकिन यहीं पर अगर हम आयरन की जगह क्या ले लें, दूसरा ले लेते हैं FeSO4 प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं जिंक, तब बन जाएगा काम भैया, ZnSO4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर Fe बाहर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख लेना, क्योंकि
कम अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु से ही विस्थापित हो सकती है। मतलब भाई एक सिंपल सा सोचो कि जो क्या होता है कि भाई कम ताकतवर होता है वो अधिक ताकतवर से डर जाता है ना, उसके पास जो भी होता है वो अधिक ताकतवर छीन लेता है कम ताकतवर से। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो हो रही है। तो आगे है आपका धातुओं की सक्रियता। अब सक्रियता इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म होगा, एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको आप लोग याद कर लेते हो। तो कैसे भैया, देखो यहाँ पर धातुओं की सक्रियता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी भी इसको बोला जाता है, या एक्टिविटी ऑफ मेटल्स भी बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोला जाता है। इस श्रेणी में तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब देखो यहाँ पर ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील और ये सबसे कम अभिक्रियाशील, इस तरीके से यहाँ पर अभिक्रियाशीलता दर्शाई गई है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन सी आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील में है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, और बिल्कुल कम अभिक्रियाशील में है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, बल्कि ये यहाँ तक तो अभिक्रिया करती हैं लेकिन ये तीन तो बिल्कुल नहीं करती हैं। ठीक है, तो देख लो। तो अब यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक आप लोग याद रख लेना, कनक मांगे आलू जिंक FePb, अपने से बना लेना, कनक मांगे आलू जिंक। ठीक है, फिर भी हुकू आज आऊं, हुकू आज आऊं, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, हुकू मतलब हुकू आज, आज मतलब HG, आज आऊं, है ना, इसी में शामिल हो जाता है, ये शायद दिमाग में क्लिक हो जाएगा। इस तरीके से याद करने की ट्रिक बना लेना। आगे है कुछ अपने से बनाओ ना यार, कुछ कॉमेडी बताओ जल्दी से नीचे। ठीक है, कुछ कॉमेडियन चीज़ आप लोग खोजोगे मुझे पता है, कमेंट करना। ठीक है, हाँ, धातु एवं अधातु की आपसी अभिक्रिया क्या होती है भाई? धातु और अधातु क्या आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। याद रख लेना, एक चीज़ याद रख लेना, क्या क्या भैया, कि भाई कोई भी जो धातु होती है वो जो है अधातु से अभिक्रिया कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? अधातु से अभिक्रिया कर सकती है। अधातु जो होती है यानी नॉन मेटल जो होती है, यहाँ पर लिख दूं, अधातु जो होती है वो दोस्तों अधातु से अभिक्रिया कर सकती है। लेकिन यहाँ पर याद रख लेना, हमेशा याद रखना कि जो धातु होती है वो धातु से अभिक्रिया नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। ठीक है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर बोला गया है कि जब धातु एवं अधातु अभिक्रिया करते हैं तो धातु अपने बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन दान करती हैं यानी धनायन बनाती हैं, और अधातु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं, जिससे धातु एवं अधातु दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और वे स्वतंत्र हो जाते हैं। देखो, कोई भी आदमी है वो शांत होने के लिए ही हर चीज़ करता है, उसे किसी चीज़ में खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तभी तो काम करता है कुछ भी। तो इसी तरीके से धातु और अधातु भी बिल्कुल आदमी की तरह काम करती हैं, हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं, किसके लिए? शांत होने के लिए। जो धातुएं होती हैं जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सोचती है मैं बहुत जल्दी शांत हो जाऊंगी, तो बहुत जल्दी बहुत लड़ाई करती हैं कि मैं जल्दी से शांत हो जाऊं। और जो अधातु होती हैं उनके बाहरी कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो बहुत जल्दी शांत हो सकती हैं, तो वो भी बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये है। उसके बाद है आपका धातु अपने संयोजक कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, ये तो पता है, पीछे आपको पता है। अधातु अपने संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, धातुएं त्यागती हैं, अधातुएं ग्रहण करती हैं। धातु दान करती हैं, अधातु भिखारी बन के भैया लाओ लाओ दे दो भैया हो जाता है ना। उसके बाद है अधातु अपने संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और यहाँ पर आयनिक यौगिक समझो, पूछ लेता कभी कभी परिभाषा की, आयनिक यौगिक की परिभाषा बताइए, 2 नंबर कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक क्या होता है? सिंपल सा बात समझो, बस क्या समझना है तुमको, बिल्कुल सिंपल सा समझो। यहाँ पर मैं तुमको बता दूं कि भाई देखो, आयनिक यौगिक का मतलब है भैया जब अभिक्रिया किसके किसके बीच होगी, कोई भी धातु और अधातु से अभिक्रिया होगी, अधातु से, तो यहाँ पर समझ लेना बराबर में आपका आयनिक यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा। अब आयनिक यौगिक का भैया एग्जाम्पल दे दो फिर। हाँ, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। चलो ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे दे क्या आयनिक यौगिक का। तो यहाँ पर देख लो आयनिक यौगिक ये है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया यहाँ पर आपस में हो रही है, तो सिंपल समझो कि भाई जो सोडियम है, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281,
एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये धनायन बनाएगा। तो हम सोडियम प्लस लेते हैं, तो Na+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 8 हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो त्याग दिया किसी को। अब यहाँ पर लो, ये यहाँ पर हमने लिया क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना है तो ये Cl- बना लेगा। तो Cl- जो होता है वो होता है 2 8 8। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर जो सोडियम यहाँ पर त्याग रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण कर रहा है, तब यहाँ पर दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं सॉरी, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रह जाता और ये NaCl बना लेते हैं। आपको फार्मूला बनाना भी समझ में आया होगा कैसे बनता है। सेम इसी तरीके से सारे फार्मूला बनाए जाते हैं, चाहे वो आप जल का ले लो, H2O का ले लो, हाइड्रोजन जो होता है +1 होता है, ऑक्सीजन आपका होता है जो क्या होता है -2 होता है, इसीलिए H2O लिखा जाता है क्योंकि 2+ हमको 2 ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए चाहिए। बिल्कुल सिंपल समझ लो, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो, मैग्नीशियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है भैया 12। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 2, ठीक है, यही होगा 8 2 10 2 12। इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन का करोगे तो Cl- का Cl का बस करो, चलो Cl का बस करो, ठीक है, Cl का तो कितना हो जाएगा 2 8 7, हमने ऊपर किया बल्कि। अब देखो भाई मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना है जल्दी से, तो ये बना लेगा Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देगा तो ये बना लेगा 2 8, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया, ये हमें प्राप्त हुआ। और क्लोरीन को क्या चाहिए भैया, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 8, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब ये दोनों की अभिक्रिया हमें करवानी है, तो हमें अगर मिलाना है Mg+ क्लोरीन को तो क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी। Mg+ क्लोरीन की अभिक्रिया होगी तो क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हमें 2 मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, सॉरी 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Mg एक ही रहेगा, Cl जो है हमें 2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई एक ही निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 2+ चार्ज है, तो दोनों को डाइल्यूट करना है हमको। तो हमको क्या बन जाएगा यहाँ पर MgCl2। भाई बहुत ही आसानी समझा रहा हूँ, फार्मूला बनाना बिल्कुल सीख गए होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से फार्मूला बनता है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भैया, आयनिक यौगिक जो होते हैं भैया देखो, हमेशा जो निगेटिव पॉजिटिव जब मिलते हैं तो बहुत ही कठोर बन जाते हैं क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है। अब आकर्षण बल अधिक होगा तो उनको निकालने में ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा आयनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, आकर्षण बल बहुत ही हाई होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल संभल समझना कि भाई भौतिक प्रकृति क्या होती है, या ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, समझ रहे हो। और दूसरी चीज़ गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही अधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है आपने पढ़ा होगा 9th में, हो सकता है, बहुत ही अधिक आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है घुलनशीलता, जल में घुलनशील लेकिन पेट्रोल किरोसिन में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जल में ये घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल में जो है या किरोसिन में नहीं घुलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये पेट्रोल में इसमें नहीं घुलेंगे लेकिन जल में घुलनशील होता है। सोडियम यार देखो ना, पेट्रोल में किरोसिन में कहाँ घुलते हैं, सोडियम रखा ही जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका है विद्युत चालकता, भैया जो ये होते हैं विद्युत के चालक होते हैं लेकिन गलित अवस्था में, याद रख लेना, सूखी हुई अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में नहीं। तो यहाँ पर पिघली अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। जैसे NaCl जो है मान लो कठोर है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसमें मान लो पानी मिला दिया जाएगा, ये थोड़ा इधर उधर इसके क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे तो विद्युत का चालन करने लगेगा। तो क्या होगा भैया, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये Na+ और Cl- आयनों के रूप में टूट जाता है, इसीलिए इसको आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। आगे है धातुओं की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। धातु की प्राप्ति देखो कैसे करोगे, सबसे पहले समझो कि भाई ये खनिज और अयस्क और गैंग होते क्या हैं। सबसे पहले देखो समझो, बेसिक चीज़ है ना। तो यहाँ पर क्या है भैया, खनिज यानी मिनरल्स जिसको बोला जाता है, पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं।
पृथ्वी की भूपरपट्टी में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं। भाई हमारे धरती में बहुत प्रकार की धातुएं धरती पर ही तो अवेलेबल हैं, हमने कैसे खोजा? हमारे पृथ्वी पर ही सारी धातुएं थी, अधातुएं थी, उपधातुएं सारी की सारी, है ना। तो भैया ये खनिज होते हैं, बिल्कुल सिंपल नेचुरल रूप से जो पाए जाते हैं भूपरपट्टी में, ऊपरी सतह पर पृथ्वी की अंदर थोड़ा सा, तो वो खनिज होते हैं। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क भी खनिज होते हैं। तो सारे खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं हो सकते और सारे अयस्क खनिज होते हैं। कैसे भैया? ऐसे खनिज जो भूपरपट्टी में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिनको निकालना लाभकारी होता है, उनको अयस्क बोल देते हैं। खनिज होते हैं, अयस्क भी खनिज ही होते हैं, लेकिन जिनको निकालना लाभकारी हो, जिनको निकालना बहुत ही कम दाम में निकाल सके, बहुत ही खर्च कम हो और हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसको अयस्क बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद है भैया गैंग क्या होती है? अयस्क और खनिज, इन दोनों में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि की जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं गैंग। ठीक है, तो इसको समझ लो। तो आप, आई होप ये परिभाषा बिल्कुल रट गई होगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो भाई हमें जो स्वतंत्र रूप से मिलती हैं पृथ्वी की भूपरपट्टी में, वो खनिज होते हैं। सभी खनिज जो हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? अयस्क कब बनते हैं? जब वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, हमको उनको निकालना लाभकारी होता है, बहुत ही कम पैसे में निकाल सकते हैं, है ना। जैसे 5 करोड़ रुपए का मान लो हमने खनिज पाया और उसमें निकालने में ही 10 करोड़ लग गए, तो क्या उसको हम अयस्क बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बल्कि अगर मान लो 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो हमें 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ मिल रहा है मान लो, तो उसको अयस्क बोल देंगे हम, यानी उसको बोलेंगे और। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो सभी जो खनिज हैं वो क्या हैं? अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज भी होते हैं। ठीक है। धातुओं की प्राप्ति क्या है? कुछ धातु जो होती हैं, जैसे Ag आपकी चांदी हो गई, ठीक है, धातु की प्राप्ति तो कैसे करोगे भाई? कुछ धातु जैसे Ag, ये आपका सोना चांदी है ना, Hg यानी मरकरी, प्लेटिनम, कापर, जो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, पृथ्वी की भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भैया किसी से लड़ाई ही नहीं की होती हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत इनमें अशुद्धियाँ होती हैं। इनमें से कापर, सिल्वर और मरकरी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। भैया जो सोना होता है ना, ये तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी से लड़ाई किया ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर चांदी और यहाँ पर आपका है Hg और प्लेटिनम, कापर, ये सब, प्लेटिनम भी बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कापर, ये क्या होते हैं? अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था मिलते हैं। संयुक्त मतलब ऑक्साइड और सल्फाइड के साथ मिल करके प्राप्त होते हैं, जिनको हम फिर शुद्ध करते हैं। उनसे हम ऑक्सीजन और सल्फाइड को बाहर कर देते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती हैं। भाई ये कभी भी स्वतंत्र मिल ही नहीं सकती। भाई आप देखो ना, जो ज़्यादा लड़ने वाला होता है, क्या कभी वो शांत होता है, स्वतंत्र होता है? कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लड़ता रहता है इधर उधर, तो वो कभी शांत हो ही नहीं पाता। ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी है भैया, बहुत लड़ाकू होती हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है। ये हमेशा संयुक्त रूप में किस में पाई जाएंगी भैया? अपने सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सारे अयस्कों के रूप में पाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है मध्यम सक्रिय धातुएं, जैसे जिंक, आयरन और Pb। ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी की भूपरपट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। मतलब इनमें क्या है? अशुद्धि जो होती है वो कार्बोनेट की पाई जा सकती है या फिर दोस्तों सल्फाइड की हो जाती है। जैसे यहाँ पर मान लो जिंक कार्बोनेट हमें प्राप्त हो सकता है, जिंक सल्फाइड हमें प्राप्त हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो सकता है। अब इसमें से हमें जिंक अगर प्राप्त करना है तो इसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, इसमें से कार्बोनेट निकाल दो, इसमें से सल्फाइड निकाल दो, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है धातुओं के निष्कर्षण के लिए क्या करोगे? तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं और मध्यम अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका क्या करते हैं? हम विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं, तब हमको शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसी तरीके से मध्यम अभिक्रियाशील धातु क्या होती है? कार्बन के उपयोग से हम उसका चयन कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो सल्फाइड है, मान लो यहाँ पर सल्फाइड मिला या ऑक्साइड मिला, तो कार्बन से हम अभिक्रिया करवा देते हैं। जैसे कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 प्राप्त हो जाएगा, या कार्बन से S की अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कार्बन से अपचयित कर लेंगे। इसी तरीके से। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन, और यहाँ पर ये तो प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र मिलते ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आगे बताते हैं। तो ये है
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सक्रियता श्रेणी के नीचे के धातु का निष्कर्षण, सबसे जो नीचे हैं मतलब भैया ये वाली धातुएं, ये धातुएं जो सबसे नीचे हैं, ठीक है, ये वाली, इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये आपका मरकरी है, ठीक है, इसको पारा भी बोलते हैं, पारद पारा, है ना। अब यहाँ पर देखो इस ये क्या है HgS, ये अपने सल्फाइड आयस के रूप में प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है, इसमें सल्फाइड अशुद्धि लगी हुई है। अब इसमें ऑक्सीजन डाले और उसको फिर ताप दिए, ठीक है, वायु की उपस्थिति में ताप किए, भर्जन किए, ठीक है, भर्जन निस्तापन, भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में ताप देते हैं तो उसको भर्जन बोलते हैं, अभी आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर हमें HgO देखो यहाँ पर ये ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गई और SO2 जो है गैस बाहर निकल गई, लेकिन अभी भी शुद्ध नहीं हुई। तो HgO जो है दोस्तों क्या करेंगे, फिर से जब इसको ताप देंगे, अधिक गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे, तो यहाँ पर Hg प्राप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी, तो हमें शुद्ध धातु देखो यहाँ पर प्राप्त हो गई, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये विधि। लेकिन कुछ धातु जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फाइड और इसी तरीके से ये भी बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, यहाँ पर कॉपर होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड बना लिया और SO2 गैस बाहर निकली, और फिर कॉपर ऑक्साइड जो है दोस्तों कॉपर सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवा दिए तो कॉपर हमको बाहर मिल गया और यहाँ पर क्या हो गया कि भाई ये SO2 गैस बाहर हो गई, सिंपल है। आगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु हैं, जैसे यहाँ पर ये जो मध्य में स्थित है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी के ये जो मध्य में स्थित धातु हैं ये सारी की सारी, तो इनका भाई निष्कर्षण कैसे करोगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मान लो जिंक सल्फाइड के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ऑक्सीजन गैस के साथ हम इसका भर्जन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। मैंने आपको भर्जन बताया भी कि जब भाई सल्फाइड अयस्क को क्या है, जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उसके गलनांक से अधिक ताप तक गर्म करते हैं, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको भर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ और यहाँ पर SO2 हुआ। अब इसी जिंक ऑक्साइड को सिंपल है भाई, क्या करोगे, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अपचयित कर दो, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कई विधियां हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुई तो जिंक ऑक्साइड को जो है दोस्तों कार्बन के साथ अपचयित कर दोगे तो जिंक प्लस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिए भी है, हाँ दिया तो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जैसे जिंक कार्बोनेट है, सबसे पहले हम इसको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करेंगे, इसमें निस्तापन करेंगे, कोई ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं गर्म करेंगे, बल्कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में खूब गर्म करेंगे, उसमें से जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस ना निकलने लगे और जिंक ऑक्साइड ना प्राप्त हो जाए। अब देखो जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। अब जिंक ऑक्साइड का दोस्तों यहाँ पर देखो ये है कि भाई जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से अपचयित करते हैं, कार्बन का अपचयन करते हैं, इसमें से अपचयन, तो यहाँ पर हमें जिंक जो है शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे है आपकी सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्ष, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को करो, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहाँ पर आपका मैग्नीज प्राप्त हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड उसमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड से एल्युमिनियम की अभिक्रिया करवा दो तो आयरन हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है। तो कई विधियाँ हैं, इसका उपयोग रेल की पटरियों, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं, ये अभिक्रिया का प्रयोग, ठीक है, ये अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो याद रख लेना। थर्मिक अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो याद कर लेना थर्मिक अभिक्रिया का मतलब कि भाई ये अधिक ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। तो आगे है आपका धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं भैया, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे NaCl से Na का निर्माण हम करते हैं, मान लो NaCl से Na जो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे भैया, एक हम देखो यहाँ पर क्या लेंगे, कैथोड ले लेंगे और एक आपका ये हो जाएगा एनोड, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये शुद्ध धातु है और ये अशुद्ध धातु का कैथोड बना लेंगे। देखो जो आपकी शुद्ध धातु है उसका कैथोड बनाएंगे, क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे, किसका भैया, शुद्ध धातु का, ठीक है। और जो अशुद्ध धातु ये वाली है इसका एनोड बना लेंगे, ठीक है। अशुद्ध का एनोड यानी पॉजिटिव वाला सिरा बनाएंगे, टर्मिनल। तो जब इसमें फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, देखो ये बैटरी लगी हुई है, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है इधर जा रही है और सोडियम इधर आ रहा है। भाई Cl जो हमें बाहर करना है सोडियम से, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो सोडियम है वो आपका शुद्ध धातु की ओर आने लगेगा और जो क्लोरीन है वो अशुद्ध धातु की ओर जाने लगेगी।
बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर हमें NaCl मोल्टेन अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, यानी पिघली हुई अवस्था में। तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और क्लोरीन गैस आपकी बाहर यहाँ से निकलने लगेगी, ठीक है। क्लोरीन गैस इसमें जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और जो सोडियम होगा वो शुद्ध धातु का जो कैथोड बनाएंगे उस उधर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है धातुओं की प्राप्ति। इतना गहराई में आपको नहीं जाना है यार, ठीक है। धातुओं की प्राप्ति जो है, अयस्क का समृद्धिकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से गैंग यानी मिट्टी, कंकड़, रेत आदि को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं अयस्क का समृद्धिकरण करना। तो बिल्कुल सिंपल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका आगे धातु का परिष्करण क्या होता है। अयस्क से प्राप्त धातु में उपस्थित अशुद्धियों एवं अपद्रव्यों को हटाने की प्रक्रिया, जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण सबसे उपयोगी विधि जो होती है, ठीक है। ये है आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण, आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका कैथोड बना लिया जाता है, ये आपका एनोड बना लिया जाता है, शुद्ध धातु अशुद्ध धातु, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी क्या है, पावर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो कापर, इधर ये कापर जा रहा है, इसमें मोल्टेन अवस्था में जो अशुद्धियाँ हैं यहाँ पर नीचे जमा हो जाती हैं। जब कोई चीज़ पिघलाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें पिघलेगा, घूमेगा, जैसे पानी में अशुद्धियाँ होती हैं जो कंकड़ मिट्टी नीचे बैठ जाती हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पर ये अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं और यहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, यहाँ चिपक जाती है, ठीक है। ये है। तो यहाँ पर आप पढ़ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर धातु का परिष्करण आपने समझा। उसके बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मौजूद विलेय अशुद्धियाँ CuSO4 विलयन में घुलने लगती हैं। ये आपका कापर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन है। इसमें जो है अशुद्धियाँ घुलने लगती हैं और फिर इसमें बैठ जाती हैं नीचे तली पर। शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। जो शुद्ध धातु होती है वो इधर आ जाती है, ठीक है। और जो अशुद्ध धातु होती है वो इधर जाकर बैठने लगती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। ये यहाँ पर ये एनोड पंख है, ठीक है। यहाँ पर ये अशुद्धियाँ निक्षेपित हो रही हैं। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है ना। विद्युत धारा प्रवाहित करो, कैथोड एनोड बनाओ और विलयन इसमें डालो CuSO4 का, बिल्कुल सिंपल। शुद्ध धातु इधर चिपक जाएगा कैथोड में। कैथोड निगेटिव सिरा होता है और जो आपकी धातु होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। तो भाई पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव जो अशुद्धियाँ होती है निगेटिव ही होती है, तो निगेटिव को रिपल कर देता है और इधर ये चली जाती है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। आगे है आपका संक्षारण क्या होता है। बहुत ही आसान तरीका है संक्षारण समझने का। भाई जो धातुएं हैं ना वो नष्ट होने लगती हैं, उसी को संक्षारण बोल देते हैं। अब यहाँ पर है धातुएं आसपास उपस्थित वायु, आर्द्रता, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाते हैं, मतलब खराब होने लगती है। सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है और Ag2S यानी चांदी सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, इसी को बोलते हैं संक्षारण। कापर भी इसी तरीके से कापर सल्फाइड बना लेता है, Cu2S बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है कापर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर हरे रंग का क्या बना लेता है, कापर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से कापर मिलता है Cu प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना लेता है, कापर कार्बोनेट बना लेता है। उसके बाद लोहे पर भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है वो भी संक्षारण ही होता है। तो ये इससे बचने की विधि आपसे पूछ सकता है, तो बचने की विधि हम समझते हैं, ठीक है। तो बचने की विधि में सिंपल सी बात है भाई, आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। बचने की विधि में क्या कर सकते हैं भाई, संक्षारण से सुरक्षा हम कर सकते हैं पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यदस्लेपन कर कर, मतलब जो धातु होती है उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, उसको यदस्लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन कर सकते हैं या फिर एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर। 2-3 इसमें से याद कर लो, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा। यदस्लेपन होता क्या है, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऊपर यानी जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, मैंने बता भी दिया। मिश्र धातु बनाकर, भाई यह 2 या 2 से अधिक धातु या फिर धातु और अधातु के समागी मिश्रण होता है, ठीक है। समागी मिश्रण क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। जो एक निश्चित अनुपात में कोई चीज़ें मिलाई जाती हैं उसको समागी मिश्रण बोला जाता है। विसमांगी मिश्रण मतलब कोई भी चीज़ कितना भी मिला दो, है ना। लेकिन समागी मिश्रण जो होता है उसमें एक निश्चित अनुपात में कोई चीज़ होती है। भाई जो समागी मिश्रण ये भी होता है हमारा, जैसे जल बन जाता है ना, तो 2 धातु और अधातु का समागी मिश्रण ही है एक प्रकार से ये, ठीक है। उसके बाद आपका देखो क्या है, जैसे स्टील आपका होता है, इसमें क्या होता है, लोहा और कार्बन। कार्बन कितना होता है, 0.05% होता है। इस्पात जो होता है इसमें भी लोहा ही होता है, लेकिन उसमें निकेल या क्रोमियम मिलाया जाता है। पीतल जो होता है कापर प्लस जिंक मिलाई जाती है। कांसा जो होता है कापर प्लस टिन मिलाई जाती है। तो आप इनको याद कर लेना, पूछ लेता है कभी कभी भाई कांसा बनता है किससे बनता है, पूछ लेगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं,
तो बस थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में भाई, है ना। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आगे। जय हिंद। जाओ फोड़ दो, आग लगा दो, कहर मचा दो।